So, in today's lecture, we will be discussing a Latin maxim that is cavit emptor. Basically, cavit emptor is something related to which we have discussed in the earlier lecture और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें उस अर्लियर लेक्चर से ही ली गई हैं बेसिकली बट इट इज़ so much important because it's a maxim and maxim is always important when it comes to the legal concept. ठीक है, तो ये कैविट एम्प्टर जो है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अलावा भी बात को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ दिस मैक्सिम, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. So that's why it becomes so much important to discuss this. And caveat emptor बहुत बार लगभग सारे ही एग्जाम्स में पूछा जाता है when it comes to the sale of goods act. So we will be discussing about this maxim. Caveat emptor is a Latin expression which means let the buyer beware. The doctrine of caveat emptors means that in a sale of goods the seller is under not duty to reveal unflattering truths about the goods. A buyer must buy goods after satisfying himself of their quality and fitness. बेसिकली बायर बिवेयर का मतलब क्या है, अगर उसको हिंदी टर्म में देखा जाए तो जागो ग्राहक जागो, ये ही एक तरीके से बायर बिवेयर का एक लिटरल ट्रांजैक्शन माना जा सकता है इन हिंदी. ठीक है, कैविट एम्प्टर की जो मैक्सिम है उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि लेट द बायर बी अवेयर. बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू बाइंग ऑफ गुड्स, क्योंकि सेलर जो है बेसिकली सेलर का मेन काम है, मेन पर्पस है अपनी गुड्स को सेल करना बाय एनी हाउ. ठीक है, अपनी गुड्स को बेचना सबसे ज़्यादा मेन पर्पस किसका है, सेलर का. तो अब वो आपको हर छोटी मोटी उसके अंदर कमी तो बताएगा नहीं. ठीक है, तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी अवेयर व्हेन बाइंग अ गुड्स. किसी भी सामान को खरीदने से पहले ये ड्यूटी किसके ऊपर डाली गई है, ये ड्यूटी डाली गई है खुद बायर के ऊपर कि जब वो कोई सामान खरीदने जा रहा है तो ये वो इस सब चीज़ों का ध्यान रखे कि क्या वो मार्केट कि वो सही होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो सेलर की नहीं होगी एक बार अगर सामान बिक जाता है. दो बहुत सी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन दिस लेक्चर. लेकिन जो मेन पर्पस इस मैक्सिम का है वो मेन पर्पस इस मैक्सिम का इसीलिए है कि बायर जब कोई सामान खरीदने जा रहा है तो उसे खुद से भी अवेयर होना चाहिए चीज़ों के लिए. हर चीज़ सेलर उसको नहीं बताने वाला है, हर डिफेक्ट के बारे में उसको सेलर नहीं बताने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेलर का मेन पर्पस है सेल करना अपनी गुड को. और वो अगर अपनी हर गुड की छोटी मोटी हर खामी बायर को बताने लगा तो ऐसे तो फिर वो कोई चीज़ सेल नहीं कर पाएगा. तो ये क्वेश्चन कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि कैविट एम द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टियर protects whose interest. So the answer to this question is the doctrine of caveat emptor always protects the interest of the seller. ठीक है, ये हमेशा सेलर का इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करता है. तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है कैविट एम्प्टर का ये आया कहाँ से, ये रूल कैसे आया इन एग्जिस्टेंस, ये हम डिस्कस करेंगे. पहले के टाइम में सबसे बड़ी मार्केट जो मानी जाती थी 15 16 17 सेंचुरी के अराउंड, वो मानी जाती थी इंग्लैंड की मार्केट. ठीक है, बेसिकली द मार्केट वाज एन ओपन मार्केट. ठीक है, मार्केट जो हुआ करती थी वो ओपन मार्केट हुआ करती थी. कई देशों से कई जगहों से जो सेलर आते थे अपनी अपनी गुड्स को लेकर और उस ओपन मार्केट में अपनी उस पर्टिकुलर गुड्स को बेचते थे. ठीक है, बेसिक ये डिसीजन जो दिया गया था कैविट एम्प्टर की डॉक्ट्राइन का जो रूल एस्टेब्लिश किया गया था ये री एंड्रयू यूल एंड कंपनी केस में ही एस्टेब्लिश किया गया. तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स थे, वो यही थे कि पहले जो मार्केट हुआ करती थी द मार्केट वॉज ओपन मार्केट. ठीक है, कई जगह के सेलर्स आते थे अपनी अपनी गुड्स को लेकर आते थे और फिर उन गुड्स को वो बेचा करते थे. ठीक है, तो उस टाइम पे जब मार्केट ओपन हुआ करती थी तो बायर्स आकर गुड्स खरीदते थे सेलर से. खरीदने के बाद 2 3 दिन के बाद जब दोबारा मार्केट लगती थी तो कुछ गुड्स, कुछ जो बायर्स होते थे वो गुड्स में कुछ डिफेक्ट देखते थे तो वो उन डिफेक्ट्स को लेकर फिर वापस उस सेलर के पास आया करते थे और फिर उन गुड्स को वापस किया करते थे. कभी कोई सेलर, कभी कभी कोई बायर, कभी कोई बायर. तो इस तरीके के एक मार्केट में प्रॉब्लम जो है वो अराइज होने लगी. तो फिर इस चीज़ को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए एक केस हुआ इसमें री एंड्रयू यूल एंड
कंपनी केस, इस केस में फिर बेसिकली जो कोर्ट्स थे उन्होंने एक रूल को सैंक्शन दी, दैट इज़ द रूल ऑफ कैविएट एम्पायर और लेट द बायर बी अवेयर। क्यों इस रूल को उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि भाई बायर ने कोई चीज़ बेची, सेलर ने कोई चीज़ बेची और बायर ने उसको ख़रीद लिया और फिर वो 2-3 दिन के बाद उसको वापस करने आता है, तो ऐसे तो ना ही सेलर उसको प्राइस दे पाएगा और ऐसे सेलर ना ही कोई और चीज़ बेच पाएगा, क्योंकि बार बार वो गुड्स बिकती रहेंगी, वापस आती रहेंगी, तो इससे तो सेलर को नुकसान होगा, जिससे पूरी मार्केट को नुकसान होगा। अगर मार्केट को नुकसान होगा तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो अगर ऐसा बार बार होता रहा और ऐसा करने दिया गया तो देन इट विल एंड इनटू द एंडिंग ऑफ द मार्केट ओनली, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस फैलेगा इससे तो बुरा। तो इसीलिए उस टाइम पे जो सेलर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बनाया कि बायर शुड बी अवेयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन ही कम्स टू बाय अ गुड्स, ठीक है। जब भी कोई बायर कोई गुड्स खरीदने आता है तो उसी टाइम उसको उसके अंदर के जितने भी डिफेक्ट वगैरह हैं सारे देख लेने हैं और अपनी खुद की एक कॉमन सेंस से सारी चीज़ें देख कर ही उस गुड्स को ख़रीदना है। और गुड्स बिकने के बाद सेलर की कोई जिम्मेदारी उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होगी, अगर वो चीज़ अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रही है। तो बेसिकली यही डिसीजन दिया गया उस केस में, ठीक है। अब इस बायर बिवेयर में सीधी सीधी बात कह दी गई, इसमें किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया, इसमें जो है सेलर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया। लेकिन कोई भी चीज़ लॉ में विदाउट एक्सेप्शन तो आती नहीं है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कुछ एक्सेप्शंस होंगे। इसमें अब बेसिक एक्सेप्शंस क्या है, हेयर व्हेन द प्रीवियस लेक्चर केम इनटू प्ले, बेसिकली जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैम्पल, फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मर्केंटाइल क्वालिटी, ये तो बेसिकली इम्प्लाइड कंडीशंस भी हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस मान, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि वो कंडीशंस, वो एजेंशियस, वो स्टिपुलेशंस जो अगर ना हो कॉन्ट्रैक्ट में तो पूरा का पूरा सेल ही कैंसिल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि मर्केंटाइल क्वालिटी की गुड होनी चाहिए। सेलर ने अगर खुद बताया कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में ये सारी चीज़ें हैं, और अगर वो खुद बताई हुई उसकी सेल बाय डिस्क्रिप्शन उसने की है कि भाई इस गुड के अंदर ये चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं तो देन इट विल बी आर एक तरीके से ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन होगा, और ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है। तो जितनी भी इम्प्लाइड कंडीशंस हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वो सारी की सारी एक्सेप्शन है किसकी, द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर की, वेदर इट इज़ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वेदर इट इज़ सेल बाय सैम्पल, वेदर फिटनेस, वेदर मर्केंटाइल क्वालिटी हो, ठीक है। तो ये सारी इसमें एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा भी कुछ और एक्सेप्शंस हैं और वो भी लगभग पुरानी एक्सेप्शंस की तरह ही हैं। जैसे कि सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पर्पस। ट्रांसफ़र ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई बंदा है, वो कोई ऐसी चीज़ मान लो कोई बंदा है, वो एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाता है और वो बिल्कुल इलिटरेट सा बंदा है, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नॉलेज नहीं है मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। लेकिन हाँ, उसको पता है कि भाई मुझे इतने मेगापिक्सल का एक 12 या 15 या 16 जो भी उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, वो है कि इतने मेगापिक्सल का मुझे बस कैमरा चाहिए, ठीक है। तो अब वो जाता है, अब उसको तो पता नहीं भाई कौन सी कंपनी का फ़ोन अच्छा होता है, कौन सी क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब वो सिंपली जाके उसको अपना पर्पस बता देता है कि द पर्पस फॉर मी टू बाय दिस प्रोडक्ट और दिस गुड्स इज़ दैट मेरी पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। और इतने इसमें बेसिकली इतने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके उसने क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ पर्पस कर दिया सेलर को, ठीक है। उसका जो वो गुड्स खरीदने का पर्पस था वो उसने ट्रांसफ़र किस में कर दिया, सेलर में। तो नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेलर टू गिव दैट पर्सन व्हाट ही वांट्स टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। अब अगर बताने के बाद सेलर उसको उस लेवल की गुड नहीं देता है तो देन इट विल नॉट अमाउंट टू कैविएट, देन इट विल नॉट अमाउंट टू कैविएट एम्प्टर, क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर।
Another important thing is in case of misrepresentation and fraud, अगर कोई सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या कोई किसी तरीके का फ्रॉड करता है, ठीक है, तो ये भी कैविएट एम्प्टर नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में भी ये भी एक तरीके की कंडीशन होती है, वारंटी नहीं होती है, इम्प्लाइड कंडीशन होती है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी दिस विल आल्सो अमाउंट टू एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो कोई प्रोडक्ट लेने और जो बायर है वो कहता है कि भाई इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, ये इस पर्टिकुलर कंपनी का है, ये इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। एक तरीके से वो, फॉर एग्जांपल, आप जाते हो आईफोन लेने और आपको पकड़ा दिया जाता है चाइना का आईफोन, चाइनीज़ आईफोन, ठीक है, जो आईफोन की एक फ़र्स्ट कॉपी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का फ्रॉड हो गया। तो अगर बायर ऐसा काम करता है दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि आप तो लेने गए थे आईफोन ओरिजिनल, आपको थमा दिया गया चाइनीज़ आईफोन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसने फ्रॉड किया और इट्स अ कंडीशन, इट्स एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। तो आप उसको वो ये एक तरीके का फ्रॉड हो गया, तो आप उसके ऊपर डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हो। अपना उसका सामान तो वापस कर ही सकते हो, उसके अलावा उसके ऊपर डैमेजेस और उसको अपने आप को कंपनसेट भी करा सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज़ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। इसका तीसरा इम्पॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है अपार्ट फ्रॉम सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर, एक और इम्पॉर्टेंट इसका है कि फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कोई अगर आप कोई अपने माइंड में कोई पर्पस उसका रख लेकर जाते हो, जैसे कि अभी हमने कैमरे वाले उसमें डिस्कस किया था, तो इसमें जैसे कि मान लो आप किसी कार के शोरूम में जाते हो, आप उससे कहते हो कि भाई मुझे एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल चाहिए, एक एसयूवी चाहिए, और वो आपको इस पर्पस को सुनने के बाद भी अगर आपके हाथ में मारुति 800 थमा देता, आपको इतनी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ की, आपने बायर को, आपने सेलर को जाके बताया कि भाई मुझे एक एसयूवी चाहिए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल चाहिए, मुझे डेजर्ट्स में और इसमें उसमें हिली एरियाज़ पर घूमने जाना है, और आपको वो कोई ऐसी कार थमा देता है जैसे कि मारुति 800, जो कि एक एसयूवी नहीं है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल नहीं है। तो अब आपने तो उसको अपना पर्पस बता दिया था कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मुझे घूमने के लिए, मुझे एडवेंचर के लिए, एडवेंचर जगहों पे जाने के लिए एक एसयूवी चाहिए। अब उसने आपको पर्पस सुनने के बाद भी आपको अगर कोई एसयूवी नहीं दी, तो देन इट इज़ नॉट कैविएट एम्प्टर। यहाँ पर बायर को बिवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या है, आपने अपना पर्टिकुलर पर्पस उस सेलर को बता दिया है कि भाई मुझे ये जो चीज़ है ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या, दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू कैविएट एम्प्टर, और आपको लाइबिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने पढ़े थे, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, पर्टिकुलर पर्पस हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पर्पस क्या होता है, वो भी बेसिकली एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पर्पस भी फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ही होता है, ठीक है। तो ये दो, और इन दो के अलावा जो हमने सेल बाय डिस्क्रिप्शन, पिछले लेक्चर में सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आपने पर्टिकुलरली कोई डिस्क्रिप्शन जाके बताया कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है, या आपको बायर ने डिस्क्राइब कर दिया, या सेल बाय जो सेलर है उसने सेल की कि भाई इसके अंदर ये इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 GB रैम, और ये और वो और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, और वो डिस्क्रिप्शन जो उसने बताया अगर वो उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं हो रहा है, तो देन इट विल अमाउंट टू एन इम्प्लाइड कंडीशन। ये एक तरीके की इम्प्लाइड कंडीशन होती है। ऐसे पर्टिकुलर चांसेस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुडिएट हो सकता है। उसके अलावा सेल बाय सैंपल दिखाया कुछ और, आपको दे कुछ और दिया, ठीक है, सैंपल के तौर पे कोई चीज़ दिखाई और जो आपको मेन जो डिलीवरी की गई प्रोडक्ट की वो कुछ और निकला, तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, ऐसे कंडीशन में भी कैविएट एम्प्टर की ये भी एक एक्सेप्शन है, कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर भी बायर को बिवेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई सैंपल बाय सेल है, सेल बाय सैंपल है, तो सेलर ने जो दिखाया ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि उसको बाकी जो प्रोडक्ट की फाइनल डिलीवरी होगी दैट शुड बी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। मर्केंटाइल क्वालिटी की गुड होनी चाहिए, वही कि फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो बेसिकली कूलिंग तो करेगी। अब ये भी बताने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई बंदा रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा है
तो उसका मेन पर्पस क्या है, कूलिंग करना। तो अगर वो कूलिंग ही नहीं करेगा तो बायर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो फ्रिज दी थी, आपने बताया नहीं कि कूलिंग करने वाली फ्रिज चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बात एक तरीके से हो जाएगी। तो मर्केंटाइल क्वालिटी इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैविएट एम्पटर। तो बेसिकली इसीलिए कैविएट एम्पटर को बहुत पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कैविएट एम्पटर के बारे में पूछा जाता है। तो कैविएट एम्पटर इंटरेस्ट को सेव करता है सेलर के, क्यों सेव करता है वो भी हमने बता दिया। लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी क्या क्या हैं, एक्सेप्शंस बेसिकली जो इम्प्लाइड कंडीशंस पड़ी थी वो एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस, इस तरीके की भी इसके साथ एक्सेप्शंस हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैविएट एम्पटर। इन द नेक्स्ट एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ तक एक पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will be discussing about the transfer of property, delivery, installment, things like that. That is almost the second part of the sale of goods act. Okay.